अस्सलाम वालेकुम असद बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे आइल्स का मार्किंग क्राइटेरिया क्या है राइटिंग एग्ज़ाम का। और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस जो भी होंगे स्टूडेंट्स के उसके आंसर्स देंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। अभी बस 2 मिनट और वेट करके हम लोग फिर स्टार्ट करने लगे। कोई इन द मीन टाइम आप में से किसी के पास भी आइल्स रिलेटेड कोई सवाल हैं तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। उसका मैं साथ साथ आपको जवाब देता जाऊंगा। जी वालेकुम सलाम मनान। अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। एक मिनट। आई हैव अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाट आंसर्स पेपर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स इन ईच केस। ओके। असद, मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन पेपर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड इज़ वे बेटर देन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम। रीज़न क्या है मैं आपको हर मॉड्यूल का समझा देता हूँ। सबसे पहले ये कि रीडिंग मॉड्यूल एक वाहिद ऐसा मॉड्यूल होता है जिसमें कैंडिडेट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक सबसे मेजर इशू होता है। जो कि आपका पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसमें आपने आंसर्स जो हैं अपने वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने हैं। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो आंसर्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बहुत नीट तरीके से ट्रांसफ़र हों। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उसने स्कैन करके आपको मार्क्स देने हैं कंप्यूटर ने। तो अगर आपकी लेजिबिलिटी नहीं होगी उसमें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको आंसर्स ट्रांसफर ही नहीं करने होते कंप्यूटर बेस में। दैट मीन्स दैट यू टेक्निकली सेव अराउंड 10 मिनट्स। और वो जो 10 मिनट्स आप सेव करते हैं वो रीडिंग एग्जाम में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एक ये चीज़ है। सेकेंडली आप आ जाएं उस पे क्या है लिसनिंग पे। लिसनिंग पे जो आपके पेपर बेस्ड एग्जाम है उसमें इंफ्रारेड बेस्ड हेडफोन्स हैं जो कि जब तक आप सर नीचे रखेंगे टुवर्ड्स द डिवाइस रखेंगे तो तब तक ठीक आवाज़ आएगी, अदरवाइज आप सर सीधा करेंगे तो डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगी। इसमें बहुत कंप्यूटर बेस में हाई क्वालिटी हेडफोन्स होती हैं, वायर वाले हेडफोन्स होते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन वगैरह ये मसला नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं राइटिंग पे। राइटिंग में सबसे पहले इसका एडवांटेज ये है कि नीचे नंबर ऑफ वर्ड काउंट जो है वो चल रहा होता है। तो वर्ड काउंट चूंकि चल रहा है तो आपको एक ये आसानी है कि जी मैंने इस पैराग्राफ में कितने लिख लिया या मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, आपको उसके लिए ज़्यादा बॉदर नहीं करना पड़ता। प्लस ये कि अगर आपकी कंप्यूटर बेस की प्रैक्टिस भी है तो आपको बहुत इजीली अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे ना कितनी जगह पे कितने वर्ड्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपने कोई भी चीज़ रेज करनी है, सेलेक्ट किया है, रेज कर लिया। पेपर बेस्ड एग्जाम में जो ये पेपर देते हैं उससे 100% रेज होता ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसमें आपने रेज किया, कोई चीज़ ऐड करनी है, चलो पेपर बेस में आपने एक दो वर्ड्स तो ऐड कर लिए, पूरे सेंटेंसेस या पूरे पैराग्राफ्स या मल्टीपल सेंटेंसेस ऐड करने हैं, कैसे करेंगे? इसमें आप कर सकते हैं। फिर ये चीज़ है कि अक्सर स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्हें पता है इंट्रो के और हमारे कंक्लूजन के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, और इंट्रो और कंक्लूजन बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। तो वो इंट्रो के बाद सीधा कंक्लूजन लिख के उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स कंप्यूटर बेस में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके अलावा एडिशनल कुछ और एडवांटेजेस हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं है। नंबर वन ये कि उसका रिजल्ट आपको 13 दिन में ही आना है, चाहे जो मर्जी हो।
इसका रिजल्ट स्टेटेड तो 5 to 7 डेज होता है, लेकिन 3 to 4 डेज में इसका रिजल्ट आ जाता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें एडवांटेज ये है कि आप एक लैब में होते हैं, लैब में वो आपको हद मैक्सिमम भी हो गए, टोटल 10 स्टूडेंट्स होंगे, हर स्टूडेंट का एग्ज़ाम डिफरेंट है, कोई सा शफल होके आ जाएगा, कोई चीटिंग वाला इशू नहीं है, एक रिलैक्स सा इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप करते हो। और जो आपका पेपर बेस्ड है उसमें 200-400 लोग हैं, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई जो है रोने वाला हुआ है। तो मतलब कि वैसे ही देख के एक वो सिचुएशन पूरी देख के इंसान जो समझें कि पैनिक होना शुरू हो जाता है, कि किस्म का एग्जाम प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड है दैट इज़ वे बेटर देन पेपर बेस्ड। सेकेंडली यही फ्यूचर है आइल्स का भी। बेशुमार मुल्कों से पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, और वेरी सून पाकिस्तान से भी पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। असद, कोई सवाल इससे रिलेटेड मज़ीद हो आपके जहन में? ओके, whereas I recommend, okay, ये ठीक हो गया। मनान, आज का जो हमारा सेशन है ना, वो पूरा आप ना ज़रूर सुनिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प हो जाएगी ये डिटरमिन करने में कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो। बाकी ये चीज़ है, जनरली जो पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो तो इस सारी चीज़ में कवर हो जाएंगी, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी क्या मिस्टेक्स हैं इसके बारे में जो है वो अनलेस कि मैंने आपका कोई रिटर्न स्क्रिप्ट देखा हो तो मैं कुछ असेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहरहाल ये लेक्चर आपके लिए हद से ज़्यादा हेल्पफुल होगा मना। This was related from discuss what do you think? Okay, this is totally wrong, हसन। ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में आपका एग्ज़ाम डिज़ाइन होना है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में आपका एग्जाम डिज़ाइन होना है, एक लोअर लिमिट थी उन्होंने लिख दी, वो वही आपकी लोअर लिमिट है। टास्क वन इज 150 वर्ड्स, टास्क टू इज 250 वर्ड्स, ठीक है। अब ये चीज़ है कि अ, आप इससे एक वर्ड भी ऊपर है तो तब भी आपने रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है। इससे आपने 200 300 400 वर्ड्स ज़्यादा भी लिखे हुए हैं तब भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, क्योंकि आइल्स में देयर इज़ नो अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। लेकिन मेरी जहाँ तक कहना है अपने स्टूडेंट्स को, कि आप कोशिश ये करें कि आप बहुत ज़्यादा ना लिखें। 400 प्लस वर्ड्स इन एसे इज अ लॉट, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में मैंने कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट का रिजल्ट अपलोड किया है लिसान का। ही गॉट 7.5 इन हिज एसे, और इन हिज राइटिंग बेसिकली। और ये चीज़ है कि उसने बेयरली 250 समथिंग वर्ड्स का उसने ऐसे लिखा हुआ था। तो ऐसा कुछ सच नहीं है। सेकेंडली, मैंने जब AEO से एग्ज़ाम दिया था, 2 ऑफ जून, आई गेस, यस, 2 जून। तो तब आई गॉट 8 इन माई राइटिंग, 8.5 ओवरऑल। तो मैंने लिखे थे 272 वर्ड्स एसे में। जब मैंने ब्रिटिश काउंसिल से दिया द वेरी नेक्स्ट मंथ, 20 समथिंग जुलाई इट वॉज, तो तब मैंने 340 समथिंग वर्ड्स लिखे थे ऐसे में। तब भी सेम 8 राइटिंग, 8.5 ओवरऑल। तो जो है इस पे कोई स्पेसिफिकली चीज़ डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हसन, मजीद इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। व्हाट इज़ द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ एकेडमिक राइटिंग टेस्ट? ओके, अली, जो है इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, ये भी अभी जो सारा हमारा लेक्चर है इसमें हमने ये डिस्कस करना है। अभी मैं ये देख लूँ कि किसी के अगर कोई जनरल सवालात हैं, जैसे अभी हसन ने पूछे हैं, इसके अलावा असद ने, मनान ने, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर अपने जो है ओवरव्यू की तरफ मूव करते हैं। जी, मूव करें हम लोग फिर अपने आज के जो है जो बेसिकली डिस्कशन की तरफ।
अच्छा जी, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करने लगे। बेसिकली मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, वो तब तक उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता जब तक उसे ये चीज़ क्लियर ना हो कि मुझे मार्क्स मिलने किस चीज़ के हैं। अब चूंकि आर्ट्स में देयर इज नो सिलेबस एट ऑल, ठीक है। तो बहुत सारे रूमर्स हैं कि जी क्या मार्किंग क्राइटेरिया होता है, किस बेस पे चीज़ें होती हैं, किस बेस पे नहीं होती। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि आपकी वो सारी की सारी जो कि एक कॉन्सेप्ट है कि किस बेस पे मार्क्स मिलते हैं, वो मैं चीज़ क्लियर कर लूँ। और चूंकि राइटिंग वो मॉड्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, उनका बिलीफ ये बन चुका है कि जी जो है ये कि 6.5 से ज़्यादा नहीं देते, या 6.5 से ज़्यादा लेने के लिए जो है वो बहुत कुछ हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कशन होगी, क्योंकि एक्चुअली इन रियलिटी जो है वो ये है कि 7.5 बैंड स्कोर इन राइटिंग इस वक्त बहुत कॉमन हो चुका है। जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छी इंग्लिश के साथ भी 7 या 7.5 लेने में, तो उनको अंडरस्टैंडिंग है कि अटेम्प्ट इसको किस तरह करना उस चीज़, वो हम अब डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आइल्स का आपका जो राइटिंग एग्जाम है वो 4 दफ़ा चेक होगा, ठीक है, यानी 4 डिफरेंट एक्सेस पे मार्क होगा। एक आपका एक्सेस है टास्क रिस्पॉन्स। ये सारी की सारी चीज़ें मे भी आपने कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, लेकिन मैं अभी आपको उस तरह समझाऊंगा कि जिस तरह आपको ये चीज़ समझ आ जाए आसानी से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि टास्क रिस्पॉन्स। एग्जामिनर ने सबसे पहले आपकी जो चीज़ जज करनी है, जो चीज़ टेस्ट करनी है, वो ये देखना है कि आपका टास्क रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट है। इसके 25% मार्क्स होंगे आपके एग्जाम के, राइटिंग के। 25% मार्क्स का मतलब है कि 2.25 बैंड स्कोर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के, ठीक है। अब ये 25% मार्क्स टास्क रिस्पॉन्स के जो हैं ये किस चीज़ के हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि आपका आप मतलब कि आपने जो लिखा वो टॉपिक पे लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है। आपकी बात जो है वो टॉपिक के कितना रेलेवेंट है। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जो कि टॉपिक से रिलेट नहीं करती। जैसे बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक, क्योंकि यूट्यूब इंस्पायर्ड बहुत सारे ना राइटिंग के सैंपल्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें ये मसला होता है कि लोग स्टार्ट करें, देयर इज अ थिंग कॉल्ड न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट, ठीक है, या न्यूट्रल स्टेटमेंट, या कोई ऐसी स्टेटमेंट जिससे आप ओपन करो, जो कि टॉपिक से फुली रिलेट ना करती हो, पार्शियली रिलेट करती हो, उसके बाद आप टॉपिक पे आओ। ये चीज़ आइल्स में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आइल्स में रिक्वायर्ड नहीं है। आपने वो लिखना है जो कि 101% टॉपिक से रिलेट करता है। नो नीड टू राइट एनी न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट, नो नीड टू राइट एनी ओपनिंग सेंटेंस। डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग से स्टार्ट करें, बिल्कुल ठीक है ये भी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो एग्जामिनर ने जज करनी है आपकी, वो ये है कि आपने क्या टॉपिक के सारे कंपोनेंट्स आंसर किए हैं कि नहीं किए। एक एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं कि आपको टॉपिक आ गया, लेट्स से कि in okay, there is an increase in the number of cases of child labor in developing countries. What are the problems caused by child labor and what are some of the possible solutions, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि क्या हम टॉपिक से रेलेवेंट हैं या नहीं। अब टॉपिक से अगर रेलेवेंट रहना है हमने, तो उसमें मैंने लिखनी है प्रॉब्लम्स, उसमें मैंने लिखनी है सॉल्यूशंस। और मैंने प्रॉब्लम्स कौन सी लिखनी है जो कि चाइल्ड लेबर की वजह से होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें वो प्रॉब्लम्स बताते हैं जिनकी वजह से चाइल्ड लेबर है, कि चाइल्ड लेबर इलिटरेसी की वजह से हो रही है, चाइल्ड लेबर पॉवर्टी की वजह से हो रही है। नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने कॉजेज आपसे नहीं मांगे, उसने वो प्रॉब्लम्स मांगी हैं जो कि चाइल्ड लेबर की वजह से हो रही हैं, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत है। फिर ये चीज़ है कि क्या उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो आपने बताने हैं। फिर ये चीज़ है कि वो उसने आपसे प्रॉब्लम नहीं मांगी, प्रॉब्लम्स मांगी हैं, तो आपने एक से ज़्यादा बतानी है। उसने आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगा, सॉल्यूशंस मांगे हैं, आपने एक से ज़्यादा बताने हैं। तो तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिख देंगे जैसे कॉजेज़ लिख दिए, तो आप टॉपिक से हट गए। अगर आपने सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूशंस नहीं लिखे, तो आप टॉपिक पे तो हो लेकिन आपने सारे कंपोनेंट्स आंसर नहीं किए। तो मेक श्योर कि आप जो है टॉपिक से रेलेवेंट रहो, रेलेवेंट रहते हुए सारे के सारे आप कंपोनेंट्स आंसर करो। और तीसरी चीज़ जो कि टास्क रिस्पॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
वो थोड़ा बहुत आंसर करेगा ये हसन का क्वेश्चन भी, कि वर्ड लिमिट क्या आपने रिस्पेक्ट की है कि नहीं की। अब वर्ड लिमिट में दो किस्म की लिमिट्स होती हैं। नंबर वन ये है कि आपकी लोअर वर्ड लिमिट। लोअर वर्ड लिमिट आपकी टास्क वन में है 150 वर्ड्स, टास्क टू में है 250 वर्ड्स। अगर आपकी 150 वर्ड्स टास्क वन में लोअर वर्ड लिमिट है, तो आप 150 वर्ड से ऊपर कुछ भी लिख लोगे तो आप आपने अपना काम पूरा कर दिया। आप 150 वर्ड से एक वर्ड भी कम लिखोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लेकिन 150 वर्ड्स 151 हो गए या उससे ज्यादा कुछ भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। 150 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि टू बी ऑन द सेफ साइड 5-10 वर्ड्स ना ऊपर ही लिखें, ये ना हो कि हमसे काउंटिंग में कहीं कोई मसला हो रहा हो। इसी तरह टास्क टू जो है हमारा, टास्क टू में आपने जो है 250 वर्ड्स मिनिमम है। 250, 251, 252 या उससे ऊपर कुछ भी लिखे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उससे एक वर्ड भी कम होगा, 249 भी होंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। लेकिन अब वर्ड अपर लिमिट पे आ जाए। देयर इज इन आइल्स एक्चुअली देयर इज नो अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। चाहे टास्क वन हो, चाहे टास्क टू हो। आपने लेट से टास्क वन एट 150 वर्ड्स का उन्होंने उन्होंने बोला आपको, आप चाहे 5,000 वर्ड्स लिखें, डजेंट मैटर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन दो चीजें जहन में जरूर रखें। सबसे पहली चीज के जितना ज्यादा लिखेंगे उतना टाइम मैनेजमेंट इश्यूज होंगे। आपके पास ऑलरेडी एग्जाम में दो टास्क हैं, आपने दोनों को समझना है, दोनों के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, दोनों को प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, रीचेक करना है, रीचेक करके आपने मिस्टेक्स अपनी ठीक करनी है। तो आप ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम होंगे। तो इसलिए जितना ज्यादा लिखेंगे उतना टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आपको ज्यादा होंगे। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपकी ज्यादा होंगी। जैसे एक एक कैंडिडेट है, उसकी 20 वर्ड्स में ऑन एवरेज वो वन मिस्टेक करता है, तो उसकी 200 वर्ड्स में अराउंड 10 मिस्टेक्स होंगी। 400 वर्ड्स के अराउंड 20 मिस्टेक्स होंगी। जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी उतने ज़्यादा मार्क्स आपके रिड्यूस होंगे। तो आइल्ट्स में अगर अच्छा स्कोर लेना है तो बेहतर ये है, राइटिंग में तो बेहतर ये है कि बहुत ज़्यादा ना लिखें, अनलेस कि आप दो चीज़ों के बारे में 100% श्योर है। अगर तो ज़्यादा लिखा है तो टाइम मैनेज आपसे हो जाएगा, ये इसका यकीन होना चाहिए। सेकेंडली, आप इतने ग्रामेटिकली साउंड हैं कि आपको ये पता हो कि मैं चाहे 250 वर्ड्स लिखूं चाहे 500 वर्ड्स लिखूं, उससे मेरी नंबर ऑफ मिस्टेक्स नहीं बढ़ती, तो तब आप लिख लें, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ये है हमारा जिसे कहते हैं टास्क रिस्पॉन्स, जिसके 25% मार्क्स, दैट मीन्स 2.25 बैंड स्कोर है आपका एग्जाम में, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी दो मेन चीजें आपने जहन में रखनी है। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं तो आप टॉपिक से रेलेवेंट रहेंगे और टॉपिक से रेलेवेंट रहते हुए सारे कंपोनेंट्स आंसर करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये पता होगा कि जी मैंने एक वर्ड भी काम नहीं लिखना जो लोअर लिमिट है। ज्यादा मैं चाहे जितना मर्जी लिखूं उसका डायरेक्टली तो मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जो है मार्क्स रिड्यूस होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। थैंक यू अनस। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है आप आ जाएं किस पे, नेक्स्ट 25% मार्क्स जो कि हैं हमारे कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन बेसिकली, कोहेरेंस समझें ये है कि चीज़ों की तरतीब, ऑर्डर, के सीक्वेंस क्या है चीज़ों का। कोहेजन क्या है कि उनका लिंक, उनका कनेक्शन, उनका बॉन्ड आपस में कितना स्ट्रांग है। तो कोहेरेंस एंड कोहेजन का अलग से आपको मतलब पता है या नहीं पता, इट इज एक्चुअली इररिलेवेंट। लेकिन आपको अंदाजा ये जरूर होना चाहिए कि कोहेरेंस एंड कोहेजन का कोलेक्टिवली क्या, किस सेंस में एग्जामिनर लेता है। कोहेरेंस एंड कोहेजन आपका है स्ट्रक्चर आपके स्क्रिप्ट का, स्ट्रक्चर आपके एसे का, स्ट्रक्चर आपकी रिपोर्ट का, स्ट्रक्चर आपके लेटर का, स्ट्रक्चर आपकी राइटिंग का, आपके पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर और विद इन द पैराग्राफ सेंटेंसेस का आपस में लिंक, पैराग्राफ्स का आपस में लिंक, ठीक है। ये आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन है, यानी कितना स्मूथ आपका स्ट्रक्चर है, कितना स्मूथ आपका पैटर्न है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो फिर दोबारा से मैं ये कहूँगा कि जहन में रखें। वो चीज़ें ये हैं कि आपके मार्क्स कोहेरेंस कोहेजन के उतने ज़्यादा हैं जितना बाआसानी आपकी चीज़ पढ़ के रीडर को समझ आ जाए, जितना बासानी रीडर को आपकी चीज पढ़ के एक दफा में समझ आ जाए। जस्ट लाइक के वो उतना अच्छा स्पीकर है या उतना अच्छा टीचर है
जिसका एक दफ़ा समझाने से स्टूडेंट्स को सारी चीज़ पूरी की पूरी समझ आ जाए, वो उतना अच्छा टीचर है। यही चीज़ राइटिंग में जो है, वो उतना अच्छा राइटर है कि जिसका एक दफ़ा लिखी हुई चीज़ पढ़ने से रीडर को पूरी की पूरी चीज़ समझ आ जाए। वो उतना अच्छा आपका राइटर है, उतनी आपकी कोहेरेंस, कोहेजन स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैसे अचीव करना है? एक तो ये चीज़ है कि ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा ये सेंटेंस कि उतने ज़्यादा मार्क्स हैं, जितना बआसानी एक दफ़ा चीज़ पढ़ के कैंडिडेट को समझ आ जाए, ठीक है? अब जो है ये अचीव कैसे करना है? इसमें इसमें 2 चीज़ें ज़हन में रखें। सबसे पहली चीज़ कि ट्राई टू बी सिंपल। डू नॉट ट्राई टू ओवरडू एनीथिंग। डू नॉट ट्राई टू बी यूनिक। डू नॉट ट्राई टू बी डिफरेंट। आपका पॉइंट जो है, जो आइडियाज हैं आपके, वो कितने डिफरेंट हैं, कितने डिफरेंट नहीं है, इसका अलग से कोई मार्क्स नहीं है। वो कितने यूनिक हैं या कितने सिंपल हैं, इस पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने लगे, ना ही कोई मार्क्स डिडक्ट होने लगे हैं। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, वो ये है कि क्या वो टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं। आप टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ लिखें, चाहे वो सिंपल हो, यूनिक हो, बोरिंग हो, या बहुत इंटरेस्टिंग हो, कोई एक्स्ट्रा या कोई कम मार्क्स नहीं है, एज लॉन्ग एज वो टॉपिक से रेलिवेंट है। लेकिन मेरी पर्सनल ये असेसमेंट है कि जितना यूनिक होने की कोशिश करेंगे, उतने मार्क्स रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि उतना आइडिया कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, उतना जो है आप ज़्यादा सोचने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम ज़ाया करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यूनिक होने की कोशिश ना करें। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर ने ही मोरलेस असेस करना है, सिवाय इसके कि टॉपिक से रेलेवेंस क्या है वो आपके एग्ज़ामिनर ने देखना है। बाकी सारी चीज़ सॉफ्टवेयर ने आप असेस करनी होती है। तो ये चीज़ है कि सॉफ्टवेयर को इम्प्रेस करके आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलने नहीं लगी। बस रेलेवेंट रहें, चाहे चीज़ सिंपल हो, कोई मसला नहीं, चाहे चीज़ झूठ हो, कोई मसला नहीं। ये आपका कोई सच्चाई का और झूठ का टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर झूठ भी हो, तो लॉजिकल कोई बात हो। ये ना हो कि जी इलॉजिकल तरीके से बात की हुई हो कि जी बच्चों के जो हैं वो वज़न बढ़ने की, कंप्यूटर की वजह से बच्चे बैठे रहते हैं, जिससे बच्चों का वज़न बढ़ गया, वज़न बढ़ने से उनके नाखून खराब होने शुरू हो गए। कोई ऐसी इलॉजिकल सी बात ना हो। वज़न बढ़ने से उनको टीनेज हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा हो गए, यस ये एक लॉजिकल बात है। ठीक है? तो आप जो बात करें, चाहे सच हो या झूठ हो, चाहे एग्ज़ामिनर फ़र्ज़ करें आप अगर इन पर्सन भी कोई एग्ज़ाम चेक कर रहा है, वो गूगल करके प्रूव भी कर ले कि झूठ बोला, वो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता आपके। एज़ लॉन्ग एज़ बात जो है लॉजिकल तरीके से की है और वो बात रिलेवेंट है। ठीक है? तो ये चीज़ है कि एक तो ये होगा कि आपने कोई बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज़ ये कि बहुत टेक्निकल जो है तरीके से चीज़ एक्सप्लेन ना करें। अगर मेडिकल रिलेटेड टॉपिक आ गया और आप डॉक्टर हो, तो बहुत ज़्यादा आप मेडिकल टर्म्स डालने की कोशिश ना करें। आपको आईटी रिलेटेड टॉपिक आ गया, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स डालने की कोशिश ना करें। आपने ये अज़्यूम नहीं करना कि जी जो चीज़ आपके लिए आसान है, वो सबके लिए आसान होगी। वो एग्ज़ामिनर भी उस फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, आपने ये अज़्यूम नहीं करना, ठीक है? क्योंकि टीचर अच्छा या राइटर अच्छा वो है जो कि लोगों के लेवल पे आके वो कर सके। अभी मुझे जो-जो ये क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाएँ लाज़िम, मैं सबके ना एक ही साथ जवाब देता हूँ। जैसे मुझे हसन के 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक राइटिंग सैंपल्स का और एक ईडीएम्स वगैरह का। तो मैं वो अभी ये अपना पूरी चीज़ कंप्लीट करके मैं एक-एक करके सारे क्वेश्चंस आंसर करूँगा। ठीक है? कमिंग बैक टू कोहेरेंस एंड कोहेजन, एक तो ये चीज़ हो गई कि बी सिंपल। दूसरी चीज़ ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी अपनी मेंटेन रखें। प्रिडिक्टेबिलिटी 2 तरीकों से मेंटेन रखें। सबसे पहली चीज़ है कि कोई अनोखा फॉर्मेट ना हो। एस्से का जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, यार मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मैंने बॉडी पैराग्राफ्स लिखे, फिर मैंने कंक्लूजन लिखी, वही फॉर्मेट फॉलो करें। कुछ कुछ हमें अनोखा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सरप्राइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्या उसे कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल अक्सर लोग जो हैं उसे वो वोकैब्युलरी में डालते हैं, ये एक्चुअली वोकैब्युलरी का पार्ट नहीं है, ये आपके कोहेरेंस एंड कोहेजन का पार्ट है। कोहेसिव डिवाइसेस सच एज़ आइदर और, नाइदर नॉर, नेवरदलेस, thus, though, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, टू exemplify, टू इलस्ट्रेट, डिस्पाइट, ऑल्दो, व्हेयरएज़, जो है फर्स्टली, सेकंडली, लास्टली, ये सारी की सारी आपकी हैं कोहेसिव डिवाइसेस। ठीक है? कोहेसिव डिवाइसेस फर्ज़ करें आपके पास कोई मैप नहीं है। आपने आना है जोहर टाउन आना है, आपने कहाँ से जलोपार्ट से, ठीक है?
अब जितना रास्ते में बोर्ड्स लगे होंगे कि जी जौहर टाउन जो है आपने इस तरफ मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से आप वहाँ मुड़ गए, आगे गए आपको पता चला यहाँ से मैंने राइट मुड़ना है, वहाँ पे मुड़ गए, फिर आगे लिखा हुआ यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, वहाँ मुड़ गए। तो जितना आपको डायरेक्शंस सेट हुई होंगी उतना बासानी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे बगैर घूमे फिरे। कोहेसिव डिवाइसेस का यूज बिल्कुल ऐसा ही है। कोहेसिव डिवाइसेस आप जितनी ज्यादा नहीं, जितनी एक्यूरेटली इस्तेमाल करते हैं उतना आप अपने रीडर को डायरेक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूज किया हाउएवर, तो रीडर को पता चल गया कि पिछले सेंटेंस में जो बात हुई है अब उसके ऑपोजिट कोई बात आने लगी है। आपने लिख दिया देयरफॉर, उसे पता चल गया पिछले सेंटेंस में जो बात हुई है उसके रिजल्ट में क्या होता है वो अब आने लगा। आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, रीडर को पता चल गया पिछले सेंटेंस में जो बात है उसका कोई आप प्रैक्टिकल एविडेंस अटैच करने लगे। ठीक है, तो ये जो भी आपका आपका लेट्स से फर्स्ट लिया उसे पता चल गया पहला पॉइंट है, सेकंड लिया उसे पता चल गया आपका सेकंड पॉइंट है, लास्ट लिया उसे पता चल गया लास्ट पॉइंट है। तो जो है ये समझे आप रीडर को डायरेक्शन दे रहे हैं टू मैनूवर थ्रू दी ऐसे कि आपने बताया इस तरफ मुड़ने लगा और आगे गया वाकई उसी तरफ चीज मुड़ी हुई है, तो उसको बहुत आसानी से चीज बासानी समझ आ गई कि हाँ यार, क्योंकि कोई सरप्राइजेस नहीं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ, एक दफा पढ़ा उसे समझ आ गया। तो ये है कोहेरेंस कोहेजन आपकी, जो कि 25% मार्क्स कैरी करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टास्क रिस्पॉन्स 25%, कोहेरेंस कोहेजन 25%, 50% आपके मार्क्स एग्जाम के तो यही हो गए जो कि आपके लैंग्वेज के हैं ही नहीं, जो कि आपका टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंस्ट्रक्शंस की अंडरस्टैंडिंग और आपकी आपके जो स्क्रिप्ट की प्लानिंग के हैं, ये अभी आपके जो हैं उसके मार्क्स हैं ही नहीं, आपकी इंग्लिश के मार्क्स नहीं, आपकी ग्रामर वोकैबुलरी वगैरह के मार्क्स नहीं है। तो ये 50% वो मार्क्स हैं जो कि कैंडिडेट्स जो कि अच्छी इंग्लिश वाले भी होते हैं वो अक्सर मार्क्स लूज करते हैं, वो अक्सर यहाँ से लूज करते हैं मार्क्स। सेकेंडली ये वो मार्क्स हैं जो कि कैंडिडेट्स आपके जो कि बहुत एवरेज इंग्लिश वाले या बुरी इंग्लिश वाले होते हैं, वो जब मुनासिब मार्क्स ले सकते हैं वो यहाँ से अपने मार्क्स बेहतर कर सकते हैं। कोहेरेंस कोहेजन कि उनका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, उन्हें जो है टॉपिक से इररेलेवेंट कोई एक सेंटेंस भी ना लिखा हो, टॉपिक की जो जो रिक्वायरमेंट्स है बड़ी प्रिसाइसली पूरी कर रहे हो, लोअर वर्ड लिमिट क्रॉस करके लिखे, अपर वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा एक्सीड ना करें, चांसेस बेशक डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस हैं। ठीक है, कोई सवाल अभी तक किसी के जहन में हो इन चीजों से रिलेटेड, टास्क रिस्पॉन्स कोहेरेंस क्वेश्चन तो पूछे, क्योंकि नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो वोकैबुलरी और ग्रामर डिस्कस करने लगे हैं, तो अभी उससे रिलेटेड सवाल मत पूछिएगा। अच्छा जी, अभी तक सवाल मुझे नहीं आया कोई इसमें, तो अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ टुवर्ड्स वोकैबुलरी। ओके, अब ये एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि वोकैबुलरी आइल्स की कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पे कंफ्यूजन है। तो मैं ये पर्सनली चाहूँगा कि बहुत केयरफुली इस चीज़ को सुनिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो लाजिम पूछे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि लैंग्वेज की दो अप्रोचेज होती हैं। एक होती है लिटरेचर बेस्ड अप्रोच, एक होती है कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच। जो लिटरेचर बेस्ड अप्रोच होती है ये हमें यूजुअली शायरी में नज़र आती है कि अनोखे अनोखे वर्ड्स जो हैं वो हों ताकि चीज़ें राइम कर सकें, हमारी पास इतनी वोकैबुलरी हो कि चीज़ें राइम कर सकें आपस में। ठीक है, और जो है लिटरेचर बेस्ड अप्रोच में समझें आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी है जितने आपके पास अनोखे अनोखे वर्ड्स हैं, जितनी आप डिक्शनरियाँ खुलवा देते हैं उतनी आपकी लैंग्वेज अच्छी है। लेकिन कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच ये कहती है कि लैंग्वेज का मकसद है बात समझाना, तो उस बंदे की लैंग्वेज उतनी ज्यादा अच्छी है जिसकी बात जितने ज्यादा लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, आपका आइल्स प्योरली प्योरली 101% कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच पे टेस्ट होता है, यानी उसके मार्क्स वोकैबुलरी में उतने ज्यादा हैं जिसकी बात जितने ज्यादा लोगों को समझ आ रही है। ठीक है,
इससे एक चीज हमें हमें बड़ी क्लियर होगी। वो चीज ये है कि आपने कोई बहुत अनोखे वर्ड्स, बहुत जो है फैंसी वर्ड्स आपने नहीं यूज करने। ठीक है, या नहीं, ऐसा नहीं करना कि कोई एक वर्ड जहन में आगे पहले से वर्ड सोच के आए हुए हैं, उसके बारे में आपने जो है समझें कि उसके अराउंड आपने सेंटेंस बिल्ड कर दिया। ऐसा आपने नहीं करना। आपने अपने एग्जाम की प्रेपरेशन जब करनी, आपने लंबे चौड़े वोकेबलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी। आपने कोई वर्ड्स वगैरह जो हैं वो आपको बहुत वोकेबलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास इतनी वोकेबलरी होनी चाहिए कि आप हर सिचुएशन में अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि जी आपको कोई अनोखे वर्ड्स अगर यूज करेंगे, आप फ्लावरी इंग्लिश अगर यूज करेंगे, आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अच्छी इंग्लिश की डेफिनेशन जो है कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच में, वो समझे ये है कि कॉम्पैक्ट इसकी लैंग्वेज होती है, कि एक्यूरेट प्रिसाइज वर्ड चॉइस होती है। एक्यूरेट प्रिसाइज कॉम्पैक्ट वर्ड चॉइस क्या होती है कि कम से कम अल्फाज में आप ज्यादा से ज्यादा मीनिंग कन्वे कर देते हो। कम से कम वर्ड्स यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा मीनिंग कन्वे कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं दीज डेज आई एम लिविंग इन लाहौर, ये 7 वर्ड्स हैं। वर्सेस करंटली आई रिजाइड इन लाहौर, 5 वर्ड्स हैं। तो करंटली आई रिजाइड इन लाहौर ज्यादा बेहतर है और ज्यादा इसके मार्क्स है, ज्यादा कॉम्पैक्ट इंग्लिश है, ज्यादा एक्यूरेट है। इसी तरह आई विल गो टू अ शॉप, 6 वर्ड्स, वर्सेस आई विल विजिट अ शॉप, 5 वर्ड्स। आई विल विजिट अ शॉप जो है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अभी तक 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं हमने कि फैंसी, बहुत अनयूजुअल अनोखे वर्ड्स की तरफ ना जाएं। वर्ड्स वो चूज करें, वर्ड्स वो बेहतर हैं जो कि कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग कन्वे करते हैं। लेकिन तीसरी चीज, वर्ड्स कम से कम करने के चक्करों में डू नॉट कट डाउन ऑन द डिटेल्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स। कॉलोकेशंस का यूज लाजिम करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वॉल, इसके कम मार्क्स हैं। वाइट वॉल, ज्यादा मार्क्स हैं। वाइट ब्रिक वॉल, ज्यादा मार्क्स हैं। मैं कहता हूं कि जी टेबल, ज्यादा मार्क्स हैं। ब्राउन वुडन टेबल, ज्यादा मार्क्स हैं। मैंने कहा सीलिंग, कम मार्क्स हैं। मैंने कहा कि फॉल सीलिंग, ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, जैसे आई वेंट टू द ऑफिस एंड सॉ अ टेबल एंड अ चेयर, वर्सेस आई वेंट टू द ऑफिस एंड सॉ अ ब्राउन वुडन टेबल एंड अ ब्लैक लेदर चेयर बिहाइंड इट, या विद अ ब्लैक लेदर चेयर बिहाइंड इट। इसके ज्यादा मार्क्स हैं। कॉलोकेशंस क्या होती हैं कि जी आप जो हो अपने सब्जेक्ट्स में मजीद डिस्क्रिप्शन, मजीद डिटेल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये वो आर्ट होती है जिससे समझें कि नॉवेल्स लिखे जाते हैं कि रीडर के जहन में पूरे के पूरे ना पिक्चर्स बनने लगे, वो उस तस्वर में चला गया, वो चीज़ इमेजिन करने लग गया। ठीक है, तो कॉलोकेशंस का यूज भी लाजिम करें। उसके बाद आ जाएं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के बारे में भी ना बहुत डिबेट होती है लोगों के बीच में। तो सिनोनिम्स का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है हमारे एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इंक्रीज है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक टास्क 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाज़ा होगा कि हर दूसरे टॉपिक में, बल्कि हर दूसरे नहीं, हर 10 में से 8 टॉपिक्स में इंक्रीज डिक्रीज ग्राफ्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इंक्रीज, इंक्लाइंड, जंप, रोज, वेंट अप। ठीक है, यस इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स। increased slowly, increased steadily, marginally, gradually, yes important है adjectives। adjectives और verbs important हैं। synonyms के जो हैं वो adjectives और verbs के वक्त important है, लेकिन noun subjects वगैरह के वक्त important नहीं है। children, 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 children जितनी दफा भी आ रहा है कोई मसला नहीं, 50 दफा 100 दफा भी आ जाए कोई मसला नहीं। जरूरी नहीं है चिल्ड्रन, जुवेनाइल, यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स, हम टीनेजर्स और जो है किड्स, हम सारी चीज़ें डालें, क्योंकि इसमें से बेशुमार तो वैसे भी कॉन्टेक्चुअली गलत होंगे। किड्स आप यूज़ ही नहीं कर सकते अनलेस कि आपका इनफॉर्मल लेटर है, तो तब तक आप यूज़ ही अपने पूरे एग्जाम में कहीं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है, इसमें जुवेनाइल आपका अगर तो कोई
लीगल टर्म्स में बात हो रही है, आप जुवेनाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, वरना यूज ही नहीं कर सकते, मार्क्स कट जाएंगे। टीनेजर्स आप यूज कर सकते हो अगर तो स्पेसिफिकली टीनेज ग्रुप्स की बात हो रही है। चिल्ड्रन का मतलब एग्जैक्टली टीनेजर्स नहीं होता। टीनेज एक टीनेज ग्रुप होता है जो कि 13 से 19 तक है। इस तरह स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि सिर्फ वो लोग जो कि पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट कोई बूढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सिनोनिम्स के चक्रों में अपने मार्क्स उल्टा रिड्यूस कर बैठते हैं। एनिमल्स 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 जितनी दफा भी आ रहा है आने दें, कोई सिनोनिम्स की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान जितनी दफा आ रहा है आने दें, कोई सिनोनिम्स की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सिनोनिम्स की ना ये बात जो है कि सब्जेक्ट्स के वक्त भी डाल देना, ये मार्क्स उल्टा आपके रिड्यूस होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से ऐसे सिनोनिम्स नहीं होते। यस, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के वक्त इंपॉर्टेंट है, यानी आपका एक्शन और उस एक्शन की इंटेंसिटी उसको डिस्क्राइब करते वक्त इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन वो भी उस सूरत में अगर आपको 100% यकीन है कि मैं जो सिनोनिम्स यूज कर रहा हूं वो मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट दोनों तरीकों से बिल्कुल ठीक है, तो यस पर यूज कर लें, वो आपके मार्क्स बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ है कि स्पेलिंग्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक स्टूडेंट है लिसान, उनका रिजल्ट अपलोड किया, मेरे ख्याल में ओवरऑल 8.5 है, राइटिंग उनका 7.5 है। तो ये चीज़ है कि इन्होंने जो पिछला अटेम्प्ट दिया उसमें इनका 6.5 था राइटिंग, और इनका लिसनिंग में इस बार 9 है, लिसनिंग में पिछली बार 7 था। जस्ट बिकॉज के इनके स्पेलिंग्स बहुत बुरे। ये स्पेलिंग लिखने से पहले एक अलग रफ पेपर पे 4 दफा वर्ड लिख के देखते थे कि कौन सा देखने में ठीक लग रहा है, वो लिख देते थे। इतने इनके स्पेलिंग्स खराब थे। तो ये चीज है कि इनको सिर्फ और सिर्फ उस पिछले अटेम्प्ट के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके स्पेलिंग्स पे फोकस किया, और जो है अब इनका 8.5 ओवरऑल, 9 लिसनिंग में, 7.5 राइटिंग में अब रिजल्ट है, और फर्क सिर्फ स्पेलिंग्स का है। क्योंकि आपको आपने इवन के ये लिस्टिंग में भी आपको बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि आंसर जो लिखने हैं आपको उसके स्पेलिंग्स तो नहीं पता, वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वोकैबुलरी से रिलेटेड दो सवाल हैं। एक तो हसन का है कि ईडीएम्स और फ्रेजल्स वर्ब्स बूस्ट स्कोर। ओके हसन, डे टू डे वोकैबुलरी बहुत सफिशिएंट होती है। ठीक है, ईडीएम्स वगैरह के बारे में बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत आपको प्लेटफॉर्म्स पे ये बात मिलेगी। मैंने पर्सनली एग्जाम जब भी दिया है, मैंने एक दफ़ा भी ईडीएम्स नहीं यूज़ किए, मेरे किसी स्टूडेंट ने भी ईडीएम्स नहीं यूज़ किए। और अभी आप ये देखें कि हर महीने जीटी के मैं तकरीबन 10 के करीब स्टूडेंट्स उठाता हूँ, वो 10 में से कोई 7 या 8 स्टूडेंट्स के 7.5 राइटिंग में आते ही आते हैं। कोई एक भी उनमें से ईडीएम्स यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो है कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच है। आप यहाँ पे किसी से अगर बात करते हैं तो क्या आप उर्दू में बात कर रहे हैं, जब नेचुरली बात कर रहे हैं तो क्या आप मुहावरों में बातें करेंगे? नहीं। तो फिर वो अगर इसमें नहीं इंपॉर्टेंट, ये कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच है ना हमारी, जिस तरह हम डे टू डे बात करते हैं, तो क्या उसमें इंपॉर्टेंट है? नहीं है इंपॉर्टेंट। सेकेंडली मानूर का मुझे क्वेश्चन आया, कैन वी यूज सिंपल लैंग्वेज इन ऐसे और डिफिकल्ट और हाई लेवल इंग्लिश इज कंपैरेटिवली बेटर। अच्छा, मानूर इसमें ना आप ऐसा पैटर्न बिल्कुल कोई जहन में सेट ना करें कि ये इंग्लिश सिंपल है, ये डिफिकल्ट है, ये जो है बहुत हाई लेवल इंग्लिश है। चीज़ें आपने वही ज़हन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि कोई कोई ओवर फैंसी वर्ड ना यूज़ करें। जब ओवर फैंसी वर्ड यूज़ करेंगे आपको खुद पता होगा कि मैं फैंसी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे एक एक आइल्स के ट्रेनर हैं, उन्होंने अपना एडवर्टाइज़ किया आइल्स में कि बूमबास्टिक आइल्स सेशन फ्रॉम सर डैश। ठीक है? तो नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन ये बूमबास्टिक आइल्स सेशन क्या है ये? ठीक है? तो आपने कोई बेतुकी कोई फ्लावरी इंग्लिश डालने की कोशिश नहीं करनी। कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच रखनी है लाज़िम। ठीक है? लेकिन बिल्कुल ही गिर नहीं जाना। आपने कॉम्पैक्ट प्रिसाइज वर्ड चॉइस यूज करनी है। अगर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा क्लियर ये जहन में करना है कि कॉम्पैक्ट 100% समझे कि 9 बैंड की वोकैबुलरी क्या होती है, तो आप अपनी ईमेल बॉक्स खोलें। आप कोई फेसबुक, जीमेल, याहू वगैरह इनकी जो ईमेल्स आई होती हैं वो खोलें, वो पढ़ें। एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिससे आप फेमिलियर नहीं, जो कि आपको पता नहीं है, जो कि अनकॉमन वर्ड है। लेकिन इतना कॉम्पैक्ट और इतना जबरदस्त लिखा होगा कि एक एक चीज आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये वो क्या है। उनकी जो वर्ड चॉइस है कोई फैंसी नहीं है, लेकिन वो 9 बैंड वर्ड चॉइस है।
तो एक्स्ट्रा डिफिकल्ट वोकैबुलरी की तरफ बिल्कुल भी मूव ना करें। ये जो है आपका स्कोर ऊपर ले जाने की जगह नीचे लेके आएगी ये चीज़। और यही सबसे मेजर जो मसला है पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स का इशू है कि वो चूंकि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे हैं तो हम उनकी लैंग्वेज में हमारे हमारे बचपन से इंडोक्ट्रिनेट कर दी गई है दिमाग में कि हमारी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी है जितनी जो है हम जो है डिक्शनरियाँ जितनी खुलवा दें, जितना कम लोगों को वो मतलब पता है उतनी हमारी बेहतर है। ये गलत है। क्या उर्दू में हमने किसी मजदूर को छत से नीचे बुलाना है तो हम उसे कहते हैं नीचे आओ, या कहते हैं कि सीढ़ियों से नीचे आओ। हम ये तो नहीं ना कहते भाई जीने से नीचे आए। तो ये चीज़ है कि जब हम अपनी लैंग्वेज में ओवर फैंसी नहीं हो रहे तो हम अंग्रेज़ों की लैंग्वेज में क्यों हो रहे हैं ओवर फैंसी। तो इस चीज़ के कोई मार्क्स नहीं, बल्कि उल्टा ये आपके रिड्यूस करेगी। ये क्लियरली शो करेगी कि आप जो हो इंग्लिश के फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं हो अगर आप अजीबो-गरीब अंग्रेज़ी यूज़ कर रहे हो। ठीक है? कोई और वोकैब्युलरी से रिलेटेड सवाल? नहीं? अब फिर लास्ट 25% मार्क्स पे मूव करें? ओके। लास्ट 25% मार्क्स हैं हमारे ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के। ठीक है? पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। और ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली इंटरलिंक्ड चीज़ें, इनको हम अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ग्रामर के इतने परसेंट मार्क्स हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर के इतने परसेंट हैं। ठीक है? हम पहले बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनली जो आइल्स में रिक्वायर्ड है। सिंपल सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो कि एक सिंगल क्लॉज पे है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ शहबाज नसीम। ठीक है? फिर उसके बाद आप आ जाएँ कंपाउंड सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि 2 क्लॉजेस पे है। माय नेम इज़ शहबाज नसीम एंड आई एम अ रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? ये 2 क्लॉजेस पे है। इसी तरह 2 से ज़्यादा क्लॉजेस पे अगर सेंटेंस है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। माय नेम इज़ शहबाज नसीम, कॉमा सन ऑफ अहमद नसीम, कॉमा रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान हू लव्स टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। ये अब मल्टीपल सेंटेंसेस हैं जिनको कंबाइन करके मैंने एक सेंटेंस बना दिया है। अब मुझे कमेंट्स में सब टाइप करके बताएं कि आप लोगों के ख्याल में सिंपल सेंटेंस के ज़्यादा मार्क्स होंगे, कंपाउंड सेंटेंस के ज़्यादा मार्क्स होंगे, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ज़्यादा मार्क्स होंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किसके आप लोगों के ख्याल में ज़्यादा मार्क्स होंगे? अच्छा जी, एक आंसर है कॉम्प्लेक्स। और किसी का? कॉम्प्लेक्स। ओके, आप सबके आंसर गलत हैं। ना सिंपल के ज़्यादा मार्क्स हैं, ना कंपाउंड के, ना कॉम्प्लेक्स के। The examiner wants to see you shuffling between the structures. ठीक है? all they want to check is कि क्या आप monotonous structures तो नहीं देते, कि ऐसा तो नहीं है सारे simple sentences दे रहे हो। ठीक है? कि my name is Shahbaz Naseem, I am my father's name is Ahmed Naseem, I am a resident of Pakistan, I love to play cricket, I love to play badminton, I love to play football। क्या monotonous तो आप जो हो वो जो है स्ट्रक्चर्स नहीं दे रहे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी कॉम्प्लेक्स या सारे कंपाउंड आ रहे हैं। ठीक है? इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है। इसमें कोई एग्जामिनर सेंटेंसेस काउंट नहीं करेगा कि किसके कितने सेंटेंसेस है, किसके कितने नहीं है। वो एग्जामिनर को रीड करके अगर मोनोटनी लगेगी तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। अगर रीड करके मोनोटनी नहीं लगेगी तो मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है? तो ये चीज़ है कि इसमें आप सिंपल भी लिखें, आप कंपाउंड भी लिखें, आप कॉम्प्लेक्स भी लिखें। कॉम्प्लेक्स आपके पूरे उसमें जो है ए- एक दो भी हो जाएं तो बहुत है आपके ऐसे में भी और टास्क वन में भी। अब इधर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि
एक अभी जो चीफ एग्जामिनर से मेरी कुछ अर्सा पहले जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने यही चीज़ पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में कही थी कि जी इनका ख्याल होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब तक कॉम्प्लेक्स नहीं है जब तक वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ना हो जाए। मतलब उसका ये था कि एक्सेसिवली लंबे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हैं लोग। लोगों के ख्याल में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या है कि ये बहुत लंबा सेंटेंस है। हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 8-9 वर्ड्स का भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। 8-9 वर्ड्स में भी 3 क्लॉजेस हो सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपने एक्सेसिवली लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। अगर आप लंबे सेंटेंसेस लिख रहे हो तो मेक श्योर यू आर एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट ऑन पंक्चुएशंस, कि आपको पता हो कि जी एंड से पहले या बट या बिकॉज से पहले कॉमा आना है या नहीं आना, कि उसको फॉलो डिपेंडेंट क्लॉज कर रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कर रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज की क्या पहचान है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की क्या पहचान है। फिर कितनी दफा अगर एक कॉमा आ गया है एंड से पहले, एक एंड वैसे आ गया, अब दोबारा एंड आ रहा है, तो उसको मैंने किस तरह टैकल करना है। तो अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट ऑन पंक्चुएशंस, तब तक ना करें। और मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली ये कहता हूँ कि 7, इवन 7.5 तक आपको कोई जरूरत नहीं है बेतुके लंबे सेंटेंसेस लिखने की। बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप जहन में ये रख के एग्जाम लिखें कि मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने ही नहीं। क्योंकि आप चाहे ना भी लिखें तब भी आपको आपको जो कंपाउंड सेंटेंसेस लग रहे हैं उनमें से 2-4 कॉम्प्लेक्स होंगे ही। सेकेंडली, जब आप ऐसे में एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल आपकी लिखी ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की फॉर्म में जाती है, तो आपकी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होगी। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने सेंटेंसेस इतने लंबे करने के, ग्रामेटिकली आप गलत हो। ठीक हो गया। बाकी उसके बाद ये चीज़ है कि ओके, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है आपकी कि ग्रामर। ग्रामर में आपकी 3 मेन चीज़ें टेस्ट होंगी। सबसे पहली चीज़ आपका होगा टेंसेस, फिर है आपके आर्टिकल्स आ एंड दा का यूज़। और फॉर एग्जांपल के मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, तो फिर दा नहीं आ रहा। मैं लिख रहा हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दा आ रहा है। मैंने लिखा अमेरिका, दा नहीं आ रहा। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है, दा आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि आ एंड दा का एक्यूरेट यूज़। इसी तरह पंक्चुएशंस का एक्यूरेट यूज़, जो कि अभी मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो बता रहा था उसके अंदर ही मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो पंक्चुएशंस का भी आपको एक्यूरेट यूज़ अगर आता है तो आप बहुत अच्छे, आप 8 बैंड स्कोर ले सकते हैं। आप मे बी जो है 8 बैंड स्कोर से भी ऊपर शायद जा सकें। ठीक है? तो राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो बिल्कुल फ्लॉलेस उसका यूज़ है। बाकी ये चीज़ है कि 7.5 लेना with some mistakes in writing is not as difficult as people think it is. ठीक है? All you have to do is know the exact real do's and don'ts of IELTS, और फिर उस पर थॉरो प्रैक्टिस आपने की हो। ठीक है? अच्छा जी, अब मैं सवालात देख लेता हूँ। दैट इज इट फॉर द होल मार्किंग क्राइटेरिया थिंग। जो जो सवाल हैं अब आप लोग टाइप करते जाएं, मैं पिछले भी कोई देख लेता हूँ, अगर कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो वो मैं फिर बता देता हूँ उसका। अच्छा जी, सर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वी हैव टू यूज फॉर 6 प्लस बैंड्स। ओके, सैयद जैन अली सफ्दर, ये मैंने अभी ना जो चीज़ एक्सप्लेन की कि कोई फिक्स्ड ना रेशो नहीं। आप फिलहाल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बॉदर ना करो। जो 6 या 6 प्लस बैंड्स को राइटिंग में लेना इज वेरी इजी। तो उसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म के आपको जो है वो परेशानी की ज़रूरत है। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बॉदर ना करो। वो ये सोच के लिखो एग्जाम के मैंने कॉम्प्लेक्स लिखने ही नहीं है फिलहाल। ओके, अब मानूर का आया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेस आर देयर, और किस ऐसे टाइप से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। ओके मानूर, जो ऐसे टाइप्स की लिस्ट है, ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने दी हो, या जो ब्रिटिश काउंसिल ने दी हो, या आईडीपी ने दी हो। ठीक है? कोई कोई ये जो है ऐसे टाइप्स की लिस्ट नहीं होती। ये सारे के सारे जो ऐसे टाइप्स बनाए हुए हैं, ये एग्जाम सॉरी जो ट्रेनर्स हैं इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी कुछ बनाए हुए हैं। जिनके हिसाब से मेरे जो स्ट्रक्चर्स हैं कि एक एग्जामिनर है उसने देखा कि यार ये टाइप ऑफ एसे को मैंने इस स्ट्रक्चर में आंसर करना है,
फिर ये जो दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस एस एम इस वो सॉरी दूसरा टाइप ऑफ ऐसे है, वो सेम स्ट्रक्चर में आंसर नहीं हो सकता, उसका मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर में आंसर करना है, तो उसने एक डिफरेंट टाइप का नाम दे दिया। इस तरह मेरे नज़दीक जो टाइप्स हैं उसमें है एग्री डिसएग्री हो गया, डिस्कस बोथ व्यूज हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई, और आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए, कॉज इफेक्ट या कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन हो गया। ये पांच पांच जो हैं ऐसे टाइप्स हैं मेरे नज़दीक। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास 5 डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हर टाइप के लिए, ठीक है? बाकी ये चीज़ आप जो कह रही हैं कि अगर मैंने जो है स्टार्ट किससे प्रिपरेशन करूँ, करनी तो सबकी प्रिपरेशन होगी। क्यों? क्योंकि क्या एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। जो सबसे ज़्यादा अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे रही हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आएगा डिस्कस बोथ व्यूज़। डिस्कस बोथ व्यूज़ के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्री डिसएग्री आएगा। तो अगर स्टार्ट करना है तो इन दोनों में से किसी एक से कर लें, लेकिन कोई एक भी ऐसी ऐसे टाइप जो कि बिल्कुल बहुत थोड़ी भी आती हो, तो उसकी भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर वो आ गई एग्ज़ाम में तो क्या करेंगी आप? अच्छा जी, हसन का मेरे ख्याल में ईडीएम्स वाला भी मैंने जवाब दे दिया है। ओके। ठीक है, मैं अभी जो हूँ वेट कर रहा हूँ, कोई अगर क्वेश्चंस मज़ीद हैं तो मुझे बताएं। तो अगर 2-4 मिनट कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो हम फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। ओके, हसन का आया है जीटी से रिलेटेड के लेटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है कि सेमी फॉर्मल है, ठीक है? अब ये चीज़ है कि सबसे पहले आ जाए इनफॉर्मल पे। हसन, इनफॉर्मल लेटर वो है। अच्छा, हसन इनफॉर्मल जो है लेटर वो है जो कि आपके फ्रेंड या फैमिली को लिख रहे हैं, ठीक है? बस ये दो चीज़ें, फ्रेंड और फैमिली। आपका कोलीग इनफॉर्मल नहीं है, आपका आपका जो कोई भी ऑफिस का मैनेजर इनफॉर्मल नहीं है, आपका नेबर इनफॉर्मल नहीं है। आपका इनफॉर्मल है सिर्फ और सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स, बस। जहाँ क्लियर कट लिखा हुआ फ्रेंड या फैमिली, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद आ जाए सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल जो है वो यूजुअली ऐसा फॉर्मल होता है जिसको आप जानते हो। फॉर एग्जांपल योर मैनेजर, योर कोलीग, ठीक है? फॉर्मल ऐसा बंदा जिसको जानते हो लेकिन फॉर्मल कैपेसिटी में, टीचर, अ प्रोफेसर, कुड बी योर नेबर, ठीक है? और जो है आपका जो हो सकता है हॉस्टल वार्डन हो सकता है, रेस्टोरेंट मैनेजर हो सकता है जहाँ आपने खाना खाया, होटल में स्टे किया वहाँ का हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है, आपका टेनेंट हो सकता है, ठीक है? ये सारे के सारे जो हैं ये सेमी फॉर्मल है, आप जानते हो लेकिन आपकी कोई दोस्ती यारी उनसे नहीं है, ठीक है? जानते हो फॉर्मल कैपेसिटी में। फिर आप आ जाओ फॉर्मल पे। फॉर्मल में ऐसा फॉर्मल जिसको आप नहीं जानते। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन है आगे, या फिर आप जानते भी हो लेकिन वो किसी किस्म की समझें गवर्नमेंट की डेजिग्नेशन होल्ड करता है। जैसे हो गया आपका आपका जो है प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपका जो है लोकल पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हो गया, आपका कोई भी मतलब कि भी ऐसा बंदा जो कि किसी किस्म का ऑफिस पोजीशन जिसके पास है, जो ऑफिस पोजीशन होल्ड करता है, वो आपके फॉर्मल हो गए। अब इसमें एक थोड़ी सी ना चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि फॉर्मल और सेमी फॉर्मल एट टाइम्स जो है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। आपके लिए ये जज करना आसान नहीं होता कि ये फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल। ऐसे सब केसेस में उसने एग्जाम में आपको लिख के दिया होता है आंसर में कि स्टार्ट योर एग्जाम विद डियर सर और मैडम, ठीक है? आगे उसने डॉट 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 लगाया होता है। तो अगर तो डियर सर और मैडम से स्टार्ट करें तो दैट मीन्स उसने क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे दी है कि ये फुली फॉर्मल है चीज़, ये फिर सेमी फॉर्मल नहीं है, ठीक है? और अगर क्लियर ना हुई ये बात तो मज़ीद आप सवाल पूछ सकते हैं हसन इससे रिलेटेड। अच्छा मानूर, व्हाट ऐसे टाइप्स आर सेम और दे आर ऑल डिफरेंट, ठीक है? मानूर, ये चीज़ है, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कुछ चीज़ें सेम होती हैं। बाकी ऐसेज जितने भी हैं दुनिया के,
वो सबका पैटर्न तो मोरलेस एक ही होता है कि इंट्रो है, बॉडी है और कंक्लूजन है। फिर इसमें जो जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो हम अपने टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं कि इंट्रो अगर स्टार्ट करना है वो सेंटेंस वन कैसे स्टार्ट करना है, सेंटेंस टू कैसे स्टार्ट करना है, कितने सेंटेंसेस का हो, बॉडी पैराग्राफ्स आपने वन कैसे स्टार्ट करना है, टू कैसे स्टार्ट करना है, थ्री कैसे स्टार्ट करना है, सेकंड सेंटेंस कैसे लिखना है, थर्ड सेंटेंस कैसे लिखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये टेम्पलेट्स की बात कर रहा हूँ। ये अगर स्ट्रक्चर है तो ये जो मेरी 5 ऐसे टाइप्स हैं उनका पांचों का डिफरेंट है। और वैसे अगर जनरल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ऐसे का सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो टेम्पलेट्स हैं वो यस वेरी करते हैं, डिफरेंट। अच्छा, इन डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन व्हेन वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन इंट्रो। ओके, रोमा, रोमा ओके, रोमा, सिर्फ और सिर्फ जो है जो एग्री डिसएग्री है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट, इसमें बेहतर होता है कि आप अपना ओपिनियन इंट्रो में भी दो और कंक्लूजन में भी दो। बाकी जितने भी ऐसे टाइप्स हैं उसमें आपको इंट्रो में अपना कंक्लूजन देने की जरूरत, सॉरी, अपना ओपिनियन इंट्रो में देने की जरूरत नहीं है। उसमें आप अपनी ओपिनियन दो लेकिन कंक्लूजन में दो। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें तो आप कह रहे हो ना कि उसने ओपिनियन मांगा हुआ एंड गिव योर ओपिनियन, चाहे वो ओपिनियन आपसे नाम ही मांगे तब भी आप अपना ओपिनियन दो, लेकिन कंक्लूजन में। तो डिस्कस बोथ व्यूज में मैं ये सजेस्ट करता हूं कि कंक्लूजन में दें। आप इंट्रो में भी दे देते हो, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच पे ये गलत नहीं है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच पे ये सही है, आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। लेकिन अगर अगर मैं अपने रूल्स की बात करूं जो मैं स्टूडेंट्स को कराता हूं, उसमें मैं डिस्कस बोथ व्यूज में जो ओपिनियन है वो कंक्लूजन में कराता हूं। ठीक है, और क्योंकि मेरे नज़दीक सीक्वेंस यही होता है कि डिस्कस बहुत चीज़ अगर मैंने पहले से ही बता दिया कि मैं किसके साथ हूँ तो मेरे ख्याल में मैं बॉडी जो है वीक कर दी मैंने। मैंने एक साइड पे जो एक्सप्लेन करूँगा वो उसमें ना समझो कि रीडर का इंटरेस्ट ऑलरेडी लूज हो गया। तो मैं चाहता हूँ मैं पहले दोनों साइड एक्सप्लेन करूँ, फिर कंक्लूजन में उनकी समरी प्रेजेंट करके मैं अपना ओपिनियन दूँ, मैं अपना वर्डिक्ट दूँ कि मेरा वर्डिक्ट किसके हक में है। और सवाल कुछ? अच्छा जी। मानूर ने पूछा व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन एंड इंक्लूजन ऑफ एसे एंड लेटर। मानूर, ये तो फिर बहुत लंबी डिस्कशन है, मतलब कि इंट्रोडक्शन का जनरली कैसे लिखना होता है, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ये एक पूरा लेक्चर है। फिर हर ऐसे टाइप का जो इंट्रोडक्शन है उसको अलग अलग फिर कराना, फिर अलग अलग करा के उसकी प्रैक्टिस कराना। सेम अप्लाइज टू कंक्लूजन के, कंक्लूजन के क्या प्रिंसिपल्स आपने ध्यान रखने हैं, पूरा एक लेक्चर है। फिर हर ऐसे टाइप्स में उसे करवाना, टेम्पलेट्स दे के फिर उसे इम्प्रोवाइज कब कब कैसे कैसे करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि इस तरह आंसर नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि इट विल टेक मे बी आवर्स। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? स्पीकिंग, अच्छा जी। हसन, आपने जो है अपना नंबर नोट करा देना है मिस सनम को, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उन्हें कांटेक्ट करके वेबसाइट से ही, ये पेज से। तो ना वो आपको फिर ना डेटाबेस में एंटर कर देंगी, तो जो भी हमारे लाइव सेशंस होंगे वो आपको पहले बता भी दिया करेंगी। हमारे जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लग जाता है, उसके अलावा पेज पे भी हम लगा देते हैं, तो आपको इन 3 सोर्सेस से पता चल सकता है। फॉर एस, ओके। रोमा, ऐसे की जो है आपने पूछा है कि गुड एग्जांपल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें मैं स्टूडेंट्स को 3 4 ऐसे, सॉरी, एग्जांपल की टाइप्स कराता हूँ। उनमें से एक एग्जांपल टाइप है कि जो कि एक एक सबने की होती है,
रिसर्च या सर्वे की एक हमने डाल देना है। फिर उसकी ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि किस वक्त वो एग्जाम्पल है और किस वक्त वो एग्जाम्पल नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसर्च या सर्वे या किसी का नाम डाल के अपनी ही बात दोबारा रिपीट करें, उन्हें लगता है ये एग्जाम्पल हो गई। क्यों? क्योंकि किसी और का नाम लग गया। नो, एग्जाम्पल नहीं होती वो। आपने उसे एग्जाम्पल किस है, एग्जाम्पल क्या है कि कोई एविडेंस हो। एविडेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, एक ये टाइप हो गई हमारे पास, यानी उसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हों और जो है एक रियलिस्टिक तरीके से बात हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि कोई आपका एग्जाम्पल हो गई नॉन पर्सन या नॉन प्लेस की, चाहे वो नॉन पर्सन नॉन प्लेस एज्यूम्ड हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, उसका कोई एक्ट और उसका रिजल्ट, उसकी कोई कोटेशन ना बता दीजिएगा कि उसने ये कहा। किसी के कहने से या किसी के करने से वो चीज़ सही नहीं होती। कोई एक्शन और उसका रिजल्ट हो तो फिर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि टू एग्जाम्पलीफाई कॉमा बिल गेट्स कॉमा द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वाज वंस अ कॉलेज ड्रॉप आउट एंड नाउ इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है, इसी तरह रोनाल्डो कॉमा अ फेमस फुटबॉलर कॉमा does work out for 3 hours a day and practices in the playground for 4 hours each day to maintain his physical form. इसी तरह जो है आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद कॉमा एंड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉमा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्थमा एंड लंग कैंसर केसेस। ठीक है, आपने कोई चीज़ बताई, उसका एक्ट और रिजल्ट कि बिल गेट्स बेशक कॉलेज ड्रॉप आउट था लेकिन दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। रोनाल्डो अपनी अपनी फिजिकल फॉर्म मेंटेन करने के लिए इतना इतनी मेहनत करता है। अ, जो फैसलाबाद जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, लेट्स आपका टॉपिक था, उसमें मेन स्टेटमेंट आपने लिखी कि जी इससे जो है इंडस्ट्रीज डेवलप होने से बीमारियां फैलती हैं। उधर से आपने बताया कि जी एक्सप्लेनेशन में कि वो सांस के थ्रू वो चीज़ अंदर जाती है, डिपॉजिट होती है, जिससे होता है सांस लेने में दुश्वारी होती है, जो कि अस्थमा में वो जा सकता है कैंडिडेट को, जो है पेशेंट, उसको अस्थमा हो सकता है, जो कि लेटर लंग कैंसर में भी फर्ज करें कन्वर्ट हो सकता है। कोई आपने ऐसी बात कर दी। फिर आपने उसकी एग्जांपल दे दी कि जी एग्जांपल ये है कि फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें सबसे, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एस्थमा और लंग कैंसर केसेस है। ठीक है, तो आपने अपनी बात का एक एविडेंस दे दी। ठीक है, इसी तरह सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दो सेंटेंसेस में ही एग्जांपल दें। एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ये भी हो सकती है कि जी इंडस्ट्रियल सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो है बीमारियां होती हैं, आपने एक्सप्लेनेशन में कहा। एग्जांपल आपकी क्या हो गई, सच एज फैसलाबाद एंड सियालकोट। ठीक है, ये फैसलाबाद एंड सियालकोट तीन वर्ड्स की भी आपकी एग्जांपल है, आपका एविडेंस। ठीक है, ओके सर, कॉज एंड सॉल्यूशन एसे का इंट्रो कैसे स्टार्ट करें? अच्छा, इंट्रो जो है मेरी जो सजेशन है, मैं ब्रीफ सा भी आपको बता देता हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट में पहला सेंटेंस हम पैराफ्रेज करते हैं कॉजेज का। ठीक है, कि लेट्स से कि चाइल्ड लेबर का आ गया, कि चाइल्ड लेबर जो है वो, ये इंग्लिश में कर लेते हैं कि एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर केसेस हैज बीन विटनेस्ड इन मैनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ। अब मैं उसके साथ उसके मेन आइडियाज मेन पॉइंट्स डाल दूंगा। इंट्रो में मेन आइडियाज मेन पॉइंट्स लाजिम होने चाहिए। नहीं है, मार्क्स कट के आपके 7 नहीं ले सकते आप। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, सोल्यूशन। However, this can be curbed, controlled, rectified, जो भी टॉपिक के हिसाब से आपने देख लेना है, बाय जो है इम्प्लीमेंटिंग दिस एंड दिस। अब आपने अपने सोल्यूशन के मेन आइडियाज दे दिए, दैट्स इट। ये 2 सेंटेंस, ये हमारा इंट्रो है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वाइंड अप करते हैं क्योंकि अब मेरा एक लेक्चर स्टार्ट होने वाला है 5:30 पे, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर लूँ। इंशाल्लाह अब हम लोग दोबारा जो है वो मिस आपको बता देंगी जब भी अवेलेबल हुआ, और पेज से और व्हाट्सएप स्टेटस से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।